Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. क्लास कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। माशाल्लाह, गुड। जैसा कि आज मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेदर प्रिडिक्शन थी कि बारिश होने वाली है, तो 2:30 बजे तक तो नहीं हुई, फिर क्या कर सकते थे, आना पड़ा। खैर चलें, इसी तरह अल्लाह करे कि हम घर पहुंच जाएं, उसके बाद हो, फिर एंजॉय करेंगे। अच्छा, क्लास थोड़ा सा आज मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिलेगा, मेरा गला थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, तो आज मैं तेज़ नहीं बोल पाऊँगा। जिस तरीके से अभी मैं लोकल वोकल ट्यून में बात कर रहा हूँ लेवल में, उसी तरीके से आपको आवाज़ आती रहेगी। ज़्यादा तेज़ बोलने की ट्राई की तो शायद इससे भी चले जाएँ, ठीक है। कुछ वाक़यात ऐसे थे कि मुझे कल चिल्लाना पड़ा था, तो जज्बाती हो के तो मामलात आउट हो गए थोड़े से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव टॉपिक अबाउट हायरार्की एंड टाइपोग्राफी। ये दो टॉपिक्स ऐसे रह गए थे हमारे पास हमारी डिज़ाइन थ्योरी के अंदर, जिनको पढ़ने के बाद हमने कैनवा से स्टार्टअप लेना है, ठीक है। कैनवा हमारा इस वीक में भी है, कैनवा हमारा नेक्स्ट वीक में भी है, तो इंशाल्लाह अगर इस वीक में इतना ज़्यादा कैनवा नहीं होता तो नेक्स्ट वीक पूरा ही कैनवा पे, तो इशू नहीं है, किसी चीज़ का भी इशू नहीं है, इंशाल्लाह इसको कवर अप कर लेंगे। सो 3:15 हो चुके हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ आप अटेंडेंस इनकी आप खुद ले रहे हैं, सही। अच्छा जी, क्लास कल हमने और उससे पहले वाली क्लास में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थ्योरी प्लस कुछ विजुअल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था। कल के जो हमारे 3 मेन टॉपिक्स थे, कोई बता सकते हैं तीनों के नाम? कल हमने कौन कौन से 3 मेजर प्रेजेंटेशंस टॉपिक्स में कवर की थी? ग्राफिक, व्हाट इज ग्राफिक, व्हाट इज डिज़ाइन, ये 2 चीज़ें हमने कवर अप की थी एक प्रेजेंटेशन में। और आई मोमेंट, इसका कॉन्सेप्ट देखा था हमने। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के बारे में पढ़ लिया था, और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कल ज़बरदस्त सी, कलर थ्योरी। कलर थ्योरी भी हमने पढ़ी थी। तो अब इन 3 चीज़ों के बाद जो 2 मेन चीज़ें आपके पास, जो 2 मेन एट्रीब्यूट टर्मिनोलॉजीज इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके पास जो वैकेंट हैं अभी, इनमें से एक है हमारी हायरार्की और दूसरी है हमारी टाइपोग्राफी, ठीक है। सो अगेन, व्हाट इज हायरार्की? क्लास कल मैंने कुछ बताया था आप लोगों को कि भाई रैंकिंग्स जो होती हैं वो बेसिकली हायरार्की कहलाती हैं, ठीक है। सो अगर आप काम कर रहे हैं ग्राफिक्स पे, उनको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनके अंदर आई मूवमेंट का होना ज़रूरी है आपके लिए। आई मूवमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, किस पे वर्किंग करती है उसको देखना है, प्लस उसके साथ जो है वो कलर का मैच, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है आपका, वो आप देखेंगे। उसके बाद मज़ीद अगर आगे चलते हैं तो फिर हायरार्की बीच में आती है, और उसके बाद टाइपोग्राफी आती है। तो ये सारे 3 एलिमेंट्स को पूरा कर देंगे। एक एलिमेंट हमारा होगा सिंबल या शेप का, एक एलिमेंट हमारा होगा टाइपिंग का, टाइप कंटेंट, तीसरा एलिमेंट होगा हमारा इमेजेस का। तो ये तीनों अगर हम इस थ्योरी के मुताबिक कंप्लीट करते हैं तो हम VCD की पहली वाली जो हमारे पास ग्राफिक कम्युनिकेशन डिज़ाइन आती है, पहली ब्रांच, उसको हम फुलफिल कर लेंगे, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है बेसिकली, ठीक है। सो पहला सवाल यहाँ पर, व्हाट इज़ हायरार्की? हायरार्की के बाद चेक करते हैं कि भाई हायरार्की की डेफिनेशन क्या बनती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टर्मिनोलॉजी के अंदर। So basically visual hierarchy is the principle of arranging elements to show their order of importance. Basically आपके पास जो visual elements हैं, जो कि आप visually इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यूज़र को दिखाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि यार वो आपके इन एलिमेंट्स को आपकी दी गई रैंकिंग्स के मुताबिक देखे, चेक करे, पहले ये चीज़ देखे, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, कंपोजिशनल फ्लो यानी कि यहाँ पे बनना चाहिए, तो उस चीज़ को बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हायरार्की कहा जा रहा है। मजीद आगे, सो दैट यूजर कैन अडॉप्ट द इंफॉर्मेशन स्मूथली बाय दिस टर्म, डिजाइनर्स इस तरीके से जो आपका यूजर है वो आपकी इंफॉर्मेशन का स्मूथली अडॉप्ट करेगा, उसको समझ आएगी कि यार बेसिकली ये क्या
मतलब मुझे किस तरीके से यहाँ देखना है। उसको शायद नहीं पता कि भाई डिजाइनर की क्या सोच थी इसके पीछे, लेकिन डिजाइनर की हमेशा एक सोच होगी कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मिसाल के तौर पे डिजाइनर ने बनाया था कोई पोस्ट किसी बेकरी आइटम के हवाले से, ठीक है, और उसके अंदर लेस को बहुत ज्यादा डिफाइन कर दिया था, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसका मेन मोटिव लेस होता या करलीज होता तो बेसिकली वो इन दोनों को डिफाइन करता। हायरार्की के मुताबिक हाँ बीच में उसको बेकरी आइटम भी रखने थे, लेकिन क्या हायरार्की के अंदर वो उनको रैंकिंग्स में ऊपर लाता या नीचे? बेकरी आइटम्स को ऊपर लाता, तो ऊपर लाएगा तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पूरा होगा ना। जो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो ही हायरार्की रैंकिंग्स काम आएंगी। बाय दिस टर्म डिजाइनर्स इन्फ्लुएंस यूजर्स परसेप्शन एंड गाइड देम टू डिजायर एक्शन। यानी इसके जरिए से बेसिकली जादुई लाइन है कि जो डिजाइनर होते हैं वो अपने यूजर पे ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं उनकी बनाई हुई चीज देखने पे, और उसी तरीके से जिस तरह वो दिखाना चाह रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड हायरार्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ विजुअल हायरार्की। कुछ खसूसियात और कुछ आप समझ लें कि इसके प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, इसके कायदे कानून है, उनके मुताबिक हायरार्की को डिफाइन किया गया है, वो चेक कर लेते हैं कौन कौन से। आगे बढ़ते हैं जी। साइज नंबर 1, यानी कि हायरार्की के मुताबिक अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आप रैंकिंग में नंबर 1 लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बिग स्केल यानी बिग साइज पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। अब कल विजुअल एग्जांपल्स के अंदर हमने मूवीज के नाम देखे थे, कितने बड़े बड़े नाम होते थे ना, और दूसरा जो इमेजेस थी जो कि ह्यूमन बीइंग्स उसमें इन्वॉल्व थे उन पोस्टर्स के अंदर, उनको भी देखा गया था, वो भी हायरार्की की एक किस्म दे रहे थे। ठीक है, तो जो चीज बिग स्केल पे होगी डेफिनेटली साइकोलॉजिकली सबसे पहली नजर हमारी उस बिग स्केल वाली चीज पे जाती है। और आमतौर पे सबसे बड़े बड़े इश्तिहारों के अंदर कौन नजर आ रहा होता है? डेफिनेटली मॉडल्स। तो देखो साइकोलॉजी के अंदर दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं आज। आगे, यूजर नोटिस लार्जर एलिमेंट्स इजिली, बिकॉज अगर हम बड़े साइज का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो यूजर है हमारा देखने वाला, वो सबसे पहले इसी को फोकस करेगा, जो चीज उसको बड़ी नजर आएगी। अब मैं पूरी क्लास के अंदर आज तो माशाल्लाह सारे फिट फाट बैठे हुए, एक बहुत माशाल्लाह हेल्दी सा लड़का ला के बिठा देता हूँ या हेल्दी सी लड़की ला के बिठा देता हूँ जो कि 2 सीट्स पे एक जितनी जगह कवर कर ले, तो क्या कहते हैं कि बार बार देखते हुए मेरी नजर किस पे टिक जाया करेगी? उसी शख्स पे कि जो माशाल्लाह डबल है। तो उसकी एक वजह यह है कि वो साइज में डबल है, साइज में बड़ा है। तो जो चीज साइज में बड़ी होती है साइकोलॉजिकली हायरार्की में रैंकिंग में वही आ रही है सबसे पहले। दूसरी चीज जो है वो कलर्स है हमारे पास। अब उसी खातून ने या उसी शख्स ने कलर भी पहना हुआ हो किसी वाइब्रेंट से सीन में, तो अब देखो हायरार्की के अंदर वो दूसरे टर्म को भी पूरा कर लेगी या लेगा। ठीक है, अच्छा अब कलर का क्या सीन है, मैंने आपको बताया हुआ कलर थ्योरी अगर आपने पढ़ ली है तो ये चीज आपको पता है कि ब्राइट कलर्स टिपिकली अट्रैक्ट मोर अटेंशन। जो जितने ब्राइट कलर्स हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ह्यूमन अट्रैक्शन को मजीद जो है वो बढ़ाते हैं अपनी तरफ। आगे चलते हैं जी। तीसरा, कंट्रास्ट। बेसिकली देखो एक साइकोलॉजिकली थ्योरी है एक, और एक बाकायदा इसके ऊपर जो है रिसर्च की गई है कि एज कंपेयर टू मेल्स, फीमेल की कलर एबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो फीमेल्स होती हैं उनको कलर्स की पहचान बहुत अच्छी है। ठीक है, कलर्स के साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे रिलेशंस हैं। ठीक है, कोई भी कलर अगर हम एज कंपेयर टू यहाँ पे मैं लाकर आप लोगों को दिखाता हूँ और इनको दिखाता हूँ, तो कल या परसों वाली क्लास में आप में से शायद काफी सारे क्या मैं खुद भी भूल जाऊं कि हमने कौन सा कलर देखा था। जबकि साइकोलॉजिकली ये जो फीमेल्स हैं इनकी कलर गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अब उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये है कि बेसिकली पुराने वक्तों के अंदर कहते हैं कि जो फीमेल्स थी और जो मेल्स थे, मेल्स को जो है वो यूजुअली बाहर के काम और शिकार के लिए रखा गया था। वो बाहर जाते थे, शिकार करके ले आते थे। ये बहुत पुराने एरा की बात कर रहा हूँ, जब वो समझ लो कि वो क्या नाम है, खाल वगैरह उतार के जो पहनते थे ना, उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो जाते थे, अपना शिकार करके आते थे, और शिकार के दौरान या उस पूरी इन्वायरमेंट में वो सिर्फ वही चीजें देखते थे जो कि उनके नॉर्मल कलर्स थे। ठीक है, तो अब खवातीन इसके बरक्स क्या होती थी, उनको भेजा जाता था, जाओ भाई पानी ले आओ, जाओ भाई फल जमा करके ले आओ, जाओ भाई ये ले आओ, जड़ी बूटियां ले आओ, ये वाला पौधा ले आओ, वो सब्जी ले आओ।
तो इन सब चीज़ों के अंदर वाइब्रेंट कलर्स थे वहाँ। तो इन सब चीज़ों के कलर्स को देखते देखते, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है ये पूरी तहकीक, इन सब कलर्स को देखते देखते फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉच फीमेल्स के अंदर कलर कंट्रास्ट इतना ज़्यादा कंपोजिशन हाईलाइट हुआ कि आज तक जो है वो जो फीमेल्स हैं उनकी कलर गेनिंग एबिलिटी जो है वो मेल्स के निस्बतन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे माशाल्लाह आप लोग एज ले गई हैं। सो अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनर्स में भी हो सकता है शायद ख़वातीन साबित हो जाएं। वजह देखो सामने आ गई, क्योंकि इनकी कलर गेनिंग पावर ज़्यादा है। लेकिन मैंने दूसरी बात तो नहीं की, एक अच्छा ग्राफिक जो है वो डिज़ाइनर भी अच्छा होना चाहिए। अब जब तक कलर एबिलिटी है आपके पास लेकिन अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं आती तो भी काम नहीं हो सकता। हाँ, एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, मेल्स के पास डिज़ाइनिंग कंपेटिबिलिटी ज़्यादा आती हैं। मेल्स को अगर किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए कहा जाए तो वो ज़्यादा अच्छे वे में डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं कहता हूँ कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर एक्सेल करना है तो अपने लिए वो लाइफ पार्टनर चुनिएगा जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आप खुद भी ग्राफिक डिज़ाइनर हो। तो वो कलर पे काम करके देंगी आपको, आप डिज़ाइनिंग पे काम कीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ लेकिन ये देखें साइकोलॉजिकली इस तरह होता है। आगे बढ़ते हैं जी। कंट्रास्ट, ड्रामेटिकली कंट्रास्ट कलर्स आर मोर आई कैचिंग। जितने कंट्रास्ट कलर्स आप रखेंगे वो उतने ही ज़्यादा आपकी आंखों को अट्रैक्ट करेंगे या आपके यूज़र की आंखों को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद मजीद चौथे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास फॉल करती है, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है जनाबे वाला? कभी भी किसी भी चीज़ को उसकी एक्चुअल फॉर्म के बजाय डिसऑर्डर फॉर्म में रखा जाए, वो अलाइनमेंट नहीं है। जब भी उस डिसऑर्डर फॉर्म को उठा के आप एक ऑर्डर के अंदर तब्दील कर देते हैं, ऑर्डर से मुराद एक कायदे, एक कानून, एक सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर के मुताबिक रखते हैं, तो वो बेसिकली वो जो पूरा का पूरा सिनारियो है वो कहलाता है अलाइनमेंट। ठीक है, अगर बेसिकली मैं यहाँ से इस टेबल को ज़रा सा यहाँ खिसकाता हूँ, उसको दीवार तोड़ के मजीद वहाँ कर देता हूँ, या दीवार लगी रहे चलो उसको यहाँ करके इसको ज़रा ज़्यादा यहाँ कर देता हूँ, वो टेबल बीच में ले आता हूँ, अपना टेबल अपनी डाइस उठा के वहाँ रख देता हूँ, तो क्या अलाइनमेंट पूरी रहेगी क्लास की? अभी कैसी अलाइनमेंट है? आप अंदर आए, आपको एक प्योर जगह मिली हुई, आप एलवे से जाएंगे, अपनी अपनी रोज में जो है वो एंटर करेंगे, अपनी सीट्स पे बैठेंगे। अच्छा, आपको पता है सर किस तरफ मौजूद हैं, मैनेजमेंट को अगर देखना है तो वो कहाँ से मिलेगी, डोर्स किस तरफ हैं, पंखे कहाँ लगे हुए, ये सारी एक ऑर्डर फॉर्म, अलाइनमेंट फॉर्म है। इसी तरीके से जनाब ग्राफिकली भी आपको हर चीज़ को अलाइन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं अपने यूज़र के अटेंशन को तो आपको ग्राफिकली अलाइन करना पड़ेगा आपकी तमाम चीज़ों को। तो यहाँ इसी बारे में आगे बता रहे हैं, आउट ऑफ अलाइन एलिमेंट्स स्टैंड आउट ओवर अलाइंड वंस। यानी कि जो आउट ऑफ अलाइंड एलिमेंट्स हैं वो हमेशा नीचे रह जाते हैं, बल्कि जबकि ऊपर चले जाते हैं कौन से? स्टैंड आउट एलिमेंट्स जो कि अलाइन हुए हैं। आगे जी, रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब रिपीटिंग स्टाइल्स कैन सजेस्ट कंटेंट इज रिलेटेड। अगर आप कोई ऐसी पोस्ट बना रहे हैं जिसमें एक चीज दूसरी से फौरन रिलेट करती है और दूसरी तीसरी से, इसी तरीके से जिस तरह हमने पहली क्लास ली थी तो सेकंड क्लास देखो उससे रिलेट की, ग्राफिक डिजाइनिंग था, थर्ड क्लास ने उससे रिलेट किया, ग्राफिक डिजाइनिंग था, आज की 4 और 5th प्रेजेंटेशंस भी रिलेट कर रही हैं, क्यों? ग्राफिक डिजाइनिंग है। तो इसी तरीके से आप रिपीटिशन का यूज अगर करते हैं तो एक ताल्लुक कायम हो जाता है आपके तमाम के तमाम कंटेंट के दरमियान। ठीक है, तो इससे ये होता है बेसिकली जो आई मोमेंट के अंदर चौथा पांचवा फैक्टर था कंपोजिशनल फ्लो, यहां से वो बन जाएगा। जब एक चीज दूसरी से रिलेट कर रही है आगे जाके तो बेसिकली आपकी नजर उस पर शिफ्ट हो जाएगी, यूजर की नजर उस पर शिफ्ट होगी। तो रिपीटिंग स्टाइल्स कैन सजेस्ट कंटेंट इज रिलेटेड। अगर आप ये सीन रखते हैं तो ऐसे लगेगा कि आपका सारा का सारा कंटेंट आपस में रिलेट कर रहा है, तो यूजर एक को देख के नहीं छोड़ेगा जबकि तमाम को देख के उसके बाद जाएगा। अब मैंने आज एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ। उसमें एक ब्रांड था स्टाइलो के नाम से, उसने शूज, उसमें काफी सारे शूज थे। ठीक है, एक शू मुझे अच्छा लगा, मैंने वो देखा, उसके बाद मैंने सेकंड देखा तो मुझे वो भी अच्छा लगा, कलर कंट्रास्ट सेम था। मैं आगे जाता गया, इसी तरीके से मैंने 8 पूरी तस्वीरें उनकी देख ली, इमेजेस, कि भाई ये शू कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या चीज थी? कंपोजिशनल फ्लो था, यही चीज थी रिपीटेशन। उसी को सेम फॉन्ट को, कलर्स को कॉपी पेस्ट करके आगे दिया हुआ था, उसी सेम, लेकिन शू की तस्वीर अलग थी, प्रोडक्ट भी मैटर कर रही थी ना, अच्छी चीजें थी, तो देखो कंपोजिशनल फ्लो बन गया, मैंने कितना सारा टाइम वहां दे दिया और हो सकता है शायद मैंने ऑर्डर भी कर दिया हो। तो इस तरीके से ही सेल्स आती हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, प्रॉक्सिमिटी।
ये क्या होती है भाई? क्लोजली प्लेस्ड एलिमेंट्स सीम रिलेटेड। जब आप चाहते हैं कि भाई आप अपने कंटेंट को, ये टाइपोग्राफिकली बेसिकली काम करती है टाइपोग्राफी के अंदर। अब आप चाहते हैं कि यार आपके पास कुछ लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे नाम SAMI, 4 अल्फाबेट का एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हर अल्फाबेट के दरमियान में मैंने 3 स्पेस का फासला रख दिया। वो फासला कितने स्पेस का है? 3। जबकि एक वर्ड के अंदर 2 अल्फाबेट्स के दरमियान क्या फासला होता है? 0 स्पेसेस का, कुछ भी नहीं। तो यहां पे बेसिकली जब आप फासला रख रहे हैं आपस में अपने अल्फाबेट्स या वर्डिंग के दरमियान, वो बेसिकली क्या कहलाती है? प्रॉक्सिमिटी कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने कंटेंट के अल्फाबेट्स के दरमियान बहुत ज्यादा फासला ना रख दें कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि यार ABC अलग है और DCD अलग है। तो इस तरीके से मामलात ना बने। तो ये प्रॉक्सिमिटी की एक मिसाल आती है। विजुअल एग्जांपल्स आगे मौजूद हैं, मैं भी बताऊंगा। नंबर 7, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस जनाबे वाला आपके इमेजेस, आपके टाइपोग्राफिकल कंटेंट, आपके सिंबल्स, कैरेक्टर्स, इन सब के बाद जो आपके पास खाली जगह बच जाती है आपके कैनवस पे, आपके डिजाइन पे, दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ वाइट स्पेस और नेगेटिव स्पेस। इसको नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो वाइट स्पेस का बेसिकली यूज ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? उसको खाली छोड़ देते हैं हमेशा। अब आप बोलेंगे सर वाइट स्पेस को खाली छोड़ देंगे तो फिर वाइट स्पेस के अंदर हम उस जगह पे क्या लिखें? तो उसको खाली छोड़ने का मकसद ही ये है कि जब इस पूरी स्क्रीन में हर जगह वाइट स्पेस होगा और दरमियान में मैं एक वर्ड लिख देता हूं, तो उस पूरी वाइट स्पेस को छोड़ के आपका ध्यान किस पे जाता है? उस एक वर्ड पे। तो बेसिकली देखो वाइट स्पेस कितना बड़ा किरदार अदा करती है, नेगेटिव स्पेस। तो आपने भी एज अ डिजाइनर कुछ स्पेस को लाजमी अपने कैनवस के अंदर छोड़ना होगा ताकि आपकी अट्रैक्शन, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी वहीं पे आए जहां आप दिखाना चाहते हैं बेसिकली। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हायरार्की के अंदर आ रही हैं। सबसे पहले कौन सी टर्म आई थी? साइज की। नंबर 2 कौन सी आई थी? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7। तो दीज आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की। ठीक है, हायरार्की क्या चीज है कि आपको पता लग गया। इसके 7 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जब आप अप्लाई करेंगे तो ही आपकी हायरार्किकल फॉर्म बढ़ेगी। क्लियर हो गया गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, एक और है, टेक्सचर एंड स्टाइल। टेक्सचर एंड स्टाइल टाइपोग्राफिकली आता है, कितना रिच टेक्स्ट होना चाहिए आपका, उस पर कौन सा फॉन्ट या कौन सा स्टाइल आप अप्लाई करते हैं, वो कितना अट्रैक्ट करेगा यूजर को। ये भी हायरार्की की एक 8वीं प्रिंसिपल जो है वो उसके तौर पे साबित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। विजुअल एग्जांपल ऑफ साइज। तो ये 3 तस्वीरें यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स की मौजूद हैं। 2 में पेप्सी और 1 में कोका कोला है। और इन तीनों में अगर आप देखें तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे दिया गया है? आपकी बेसिकली आपकी प्रोडक्ट पे। क्या आपकी प्रोडक्ट को बिग स्केल पे नहीं शो करवाया जा रहा है? सबसे बड़ी इसके अंदर ये बिग स्केल पे कोका कोला का कैन नहीं लग रहा। तो देखो साइज का फर्क हायरार्की के मुताबिक। अब आपने जैसे ही देखा, डिजाइनर ने क्या कहा था, सबसे पहले क्या देखना चाहिए? डिजाइनर का या डिजाइनर को बताए गए ऑब्जेक्टिव में क्या ऑब्जेक्टिव शामिल थे कि भाई फोकल पॉइंट आपने किसको बनाना है? बेसिकली हमारी प्रोडक्ट को फोकल पॉइंट बनाया हुआ है। और यहाँ पे देख लें काम पूरा हो रहा है। देखने वाला सबसे पहले पेप्सी देखेगा और गर्मी धूप प्यास लगी हुई तो बोलेगा यार अब तो पेप्सी पीनी है। हो गया काम, मार्केटिंग हो गई। ऐसे ही है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। न्यू लॉन्ग कैन, एक ऐसी चीज का इजाफा किया गया जो कि फटाफट हमारे दिल पे ठा करके लगी। न्यू लॉन्ग कैन, एक नया और बड़ा कैन। अब तो लाजमी लेना है भाई, अब तो ज्यादा कोका कोला पीने को मिलेगी। एक ये चीज फैक्टर ऐड हो गया साइकोलॉजिकली। ऊपर देखें तो कितना बड़ा कैन नजर आ रहा है आपको। असल में आप देखें तो शायद ये आपके पास इतना सा हो, इतना बड़ा न्यू लॉन्ग कह रहे हैं वो शायद इतना सा हो, लेकिन ये जो कैन है बेसिकली इसका भी फोकल पॉइंट रखा गया है। हायरार्की के मुताबिक सबसे पहले इस पे नजर जानी चाहिए। तीसरी मिसाल के अंदर हम आए तो यहाँ नीचे इन्होंने अपना एक जो भी मामलात थे इन्होंने वो टाइप करके ऊपर ये इतनी बड़ी कोका कोला पेप्सी की एक बोतल यहाँ पे इन्होंने शो करवा दी हायरार्की के मुताबिक बिग स्केल साइज पे। और उसके अतराफ में अगर आप देखें तो आपको सारी नेगेटिव स्पेस मिल रही है कि नहीं? आखिर में हमने बात की थी तो नेगेटिव स्पेस इस तरीके से काम कर रही है।
आपके पूरे पेज के अंदर या पूरे पोस्टर के अंदर आपकी कहीं अट्रैक्शन नहीं जा रही, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। आपके पास जो भी है वो एक बिग स्केल पे मौजूद है और हायरार्की वहीं जा रही है। तो सोचो ये एक सिर्फ पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है या दो लगे हुए, तो हायरार्की कितनी तेज हो रही है। लेकिन अगर आप 7 या 8 के 8 रूल्स अप्लाई कर देते हैं अपने एक बनाए हुए कैनवस के अंदर, तो आपका बनाया हुआ डिजाइन कहां पहुंचेगा। हुआ ना, क्लिक किया, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। विजुअल एग्जांपल ऑफ कलर्स। गाइस, एक प्रोडक्ट के इर्द गिर्द किस तरह बेहतरीन येलो कलर रखा गया है, कैसी अट्रैक्शन बन रही है फटाफट। शायद इससे पहले आपने ये देख लिया हो, वाइब्रेंट कलर है, अब उसको देख लें। वहां पे भी एक ऐसा कूल कलर रखा गया है कि देखने वाला देखेगा कार को और उसको अच्छी फीलिंग्स आने लगेंगी कि यार लगता है ये तो बड़ी कंफर्टेबल कार होगी, बड़ी बेहतरीन होगी। अब तो मेरे ख्याल से शायद मैं महरान शहरान बेच के यही वाली लूंगा, ठीक है। तो वो सोच लेगा। बेसिकली क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकली ये डिजाइन बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, इसी की वजह से आगे मजीद काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। विजुअल एग्जांपल ऑफ कंट्रास्ट। देखो, एक होता है गुड कंट्रास्ट, एक होता है बैड कंट्रास्ट, जिसको हम हाई और लो भी कह सकते हैं। गुड कंट्रास्ट या हाई कंट्रास्ट के मुताबिक आपके पास पहली वाली इमेज शो हो रही है। कितना तेज कंट्रास्ट आ रहा है आपके पास, इसका दो कलर्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। कंट्रास्ट बेसिकली क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन कलर्स इज कॉल्ड कंट्रास्ट। इतनी सी बात है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं थी। तो ये पहली तस्वीर है कंट्रास्ट की, और यहां आगे हमारे पास सेकंड दूसरी तस्वीर है जिसके मुताबिक कंट्रास्ट यहां पे अवेलेबल है। तो दूसरा कंट्रास्ट अगर आप देखें तो शायद आपकी आईज जरा सी डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। ग्रीन और ब्लू कलर कोई कॉम्बिनेशन सही से नहीं बन रहा, लेकिन रेड और व्हाइट का देखें तो समझ आ रही है, गुड कंट्रास्ट, अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से कंट्रास्ट कलर्स को आपने यूज करना है जो एक दूसरे के साथ अच्छे लगे। आगे जी, विजुअल एग्जांपल ऑफ अलाइनमेंट। जो बात की थी मैंने डेक्सिस की मिसाल देके, यहां पर एक पिक्चर के अंदर हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं ग्रीन कलर के जो कि अलाइन हुए हुए हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा अलाइन नहीं है कि वो हमें अट्रैक्ट कर सकें। डिस्ट्रैक्शन इसमें ज्यादा आ रही है। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं इनमें से कुछ को अलाइन कर दूं और फिर जब हम इस पिक्चर को देखें या फिर जब हम इस विजुअल को देखें तो हमें जरा सा अलाइन के लिहाज से सेटिस्फैक्शन आए। तो अब दूसरी तस्वीर को अगर यहाँ पे दूसरी विजुअल को मैं प्ले करता हूं तो ये देखें, इसमें कुछ बॉक्सेस को अलाइन करके दे दिया गया है। तो देखिए, ये होती है अलाइनमेंट की ताकत। जैसे ही अलाइन होके आया, हमें जरा अट्रैक्ट किया उसने। तो इसी तरीके से आपको अपने कंटेंट को प्रॉपर अलाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे पीछे एमी कोई कंटेंट ऊपर था, कोई इस तरफ था, कोई नीचे था, तो इससे डिस्ट्रैक्शन होगी जबकि अलाइनमेंट नहीं होगी। कंपोजिशनल फ्लो तबाह हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजुअल एग्जांपल्स ऑफ रेपिटिशन। देखो, ये एक बहुत मशहूर इश्तिहार है टोयोटा कंपनी की कार्स का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ कार्स यहाँ पे अवेलेबल है और हर कार के अंदर नीचे उसके नाम के साथ उसके प्राइस है। देखो, एक चीज नोट करो, इन्होंने हर प्राइस टैग को एक जैसा लिखा है। कार के हर फॉन्ट को एक जैसा रखा गया है। क्यों? रेपिटिशन। वजह क्या थी कि यार जब वो एक कार के प्राइस देखें तो अट्रैक्शन के तौर पे दूसरी कार के प्राइस को भी वो देखें, तीसरी को भी देखें, चौथी को। उसी वजह से इन्होंने तमाम के तमाम को एक जैसे रिपीट करके रखा, क्योंकि आपस में रिलेट भी करती थी ये चीजें, कार के प्राइजेस थे। तो यहां पे देखें, ये रेपिटेशन की वन ऑफ द एग्जांपल थी हमारे पास। आगे बढ़ते हैं जी। रेपिटेशन की एग्जांपल नंबर 2। किसी एक लोकल वेबसाइट का एक प्लान है, ठीक है, उसका बाइंग प्लान है, आप कुछ खरीद सकते हैं यहाँ से, उनके जो बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास पहला वाला बॉक्स है उसके अंदर जो अमाउंट है, उसके बाद दूसरा बॉक्स है और तीसरा बॉक्स है, तीनों के अंदर अमाउंट्स अवेलेबल है और तीनों को एक ही जैसा बनाया गया है ताकि आप प्लान्स को ज़ेरे गौर पढ़ लें, ठीक है। तो देखो, रेपिटेशन इसमें भी यहाँ पे इसी वजह से रखी गई थी कि आपस में इन तीनों का कॉम्बिनेशन फ्लो बने। आगे बढ़ते हैं। विजुअल एग्जांपल ऑफ वाइड स्पेस। फेडेक्स बड़ी मशहूर कंपनी है, किस चीज की? नहीं पता जी? कुरियर। एक्सचेंज किस चीज की? ट्रेडिंग। मेरे ख्याल से शायद इसका स्टॉक एक्सचेंज में कोई हिस्सा हो, बट कंपनी जो वर्किंग असल में ये कर रही है, फंक्शनैलिटी इसकी जो है वो है कुरियर की।
कुरियर भेजना वर्ल्ड वाइड, लेना आगे पीछे देना, ये फेडेक्स का काम है। वन ऑफ द टॉप नॉच कंपनीज में से एक मल्टीनेशनल कंपनी है फेडेक्स, ठीक है। तो अब देखें इस कंपनी के ब्रांड के अंदर लोगों के ऊपर आपके पास कितनी सारी वाइट स्पेस है। तो सबसे पहले आपकी तमाम अटेंशन कहां गई? कंपनी के लोगों के ऊपर, फेडेक्स के ऊपर। अब इसके दरमियान में भी अगर यहाँ पे ई और एक्स के अंदर यहाँ पे ये जो खाली स्पेस देखी जाए तो देखो इसने सिंबल बना के किस तरह इसका यूज किया है। एक छोटा सा यहाँ पे आपको एरो नजर आ रहा है, एरो बना हुआ, ठीक है। तो ये तमाम चीजें होती हैं डिजाइनर्स की, जो कि वो ऐसी ब्लैंक स्पेसेस में, नेगेटिव स्पेसेस में शो करते हैं जहां पे कोई ना कोई फंक्शन भी हो जाता है और काम भी हो जाता है, ठीक है। और कलर भी देखो इसके कैसे वाइब्रेंट रखे हुए फेडेक्स के, कि पूरी वाइट स्पेस में हमें सिर्फ यही नजर आना चाहिए। तो ये बेसिकली अच्छे डिजाइनर्स की निशानी है कि वो इन चीजों को, कलर थ्योरी और बाकी इन तमाम चीजों को नोट करते हैं। आगे केस स्टडी अबाउट अ शू ब्रांड। एक शू ब्रांड है हमारे पास, ठीक है, या समझ लो कि मेरा अपना ब्रांड है, मैंने लॉन्च किया है कल परसों, और उसकी 3 जो है वो मैंने आप सबसे डिमांड की थी क्लास से कि क्लास मुझे 3 उसके लिए आप लोग कैनवसेस बना के दें। एक होनी चाहिए प्रमोशन के रिलेटेड, एक होनी चाहिए लॉन्च के रिलेटेड, और तीसरी हो हमारे पास अवेयरनेस, यानी मेरे ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो पहली वाली जो मुझे बना के दी गई जो कि प्रमोशन के रिलेटेड थी, आइए उसको चेक करते हैं वो किस तरीके से थी। प्रमोशन कैंपेन ऐसी बनाई गई। अब बेसिकली जब हम किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो हमें उसके पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल्स, ज्यादा सेल्स मिले उसके ऊपर हमें। तो ज्यादा सेल्स के लिए, अब बीच की बात बता दूं, राज की बात, ये प्रोडक्ट तो मेरा था ही 1000 रुपए का, 1000 रुपए के शू थे ये, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहां पे प्राइस कर दिए 2000 रुपीज, उसके ऊपर 50% डिस्काउंट लगा दिया। आप सब खुश हो गए, 50% डिस्काउंट इतना बड़ा बड़ा लिखा कि आप सबकी अट्रैक्शन आई। अब आप आएंगे 50% डिस्काउंट पे, मेरे से 1000 रुपए में वही शूज ले जाएंगे, मुझे कोई फायदा, कोई नुकसान हुआ? जबकि आपको क्या फायदा हुआ आपके मुताबिक? 50% घर जाके शायद खुशी में रात का खाना ही ना खाएं कि भाई 1000 रुपए बचा के ले आए। तो ऐसे होता है भाई, ब्रांड जैसे काम करते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो यूट्यूब पे भी जानी है तो खतरे वाली बात ना हो जाए, इतनी बात बहुत है, काफी है, ठीक है। आगे 50% देखो लार्जर स्केल पे किसको रखा गया? नंबर को, डिजिट्स को। क्यों? ज्यादा अट्रैक्ट नंबर्स ही करते हैं इंसान को, ठीक है। तो नंबर्स को 50 करके आगे ये कर दिया गया। तो क्या ख्याल है, सबसे पहली जो आपकी नजर होगी वो किस पे जानी चाहिए? 50% पे ऑब्वियसली। अब चली गई तो नीचे आपको शू भी अच्छा लग रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, ठक हो गया ऑर्डर, बन गई मेरी सेल। तो ये पहली प्रमोशन थी, कौन सी? प्रमोशन की पहली कैंपेन थी हमारे पास। कलर देखो किस तरीके का वाइब्रेंट कलर यूज किया हुआ है, उसके ऊपर हाईलाइटिंग किस तरीके से की गई है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको एज ए डिजाइनर आज नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी अबाउट लॉन्च कैंपेन। ये मेरा जो न्यू शूज है ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है, मार्केट में नया नया आने वाला है। अब मैंने डिजाइनर से कहा कि भाई मुझे एक लॉन्च, मेरा ये शूज है, इसको मुझे लॉन्च करना है, इसके रिगार्डिंग मुझे एक सिंपल सी कैंपेन बना के दे दें। तो इन्होंने मुझे एक इस तरीके से कैंपेन बना के दे दी, ठीक है, एक कैनवास बना के दिया। इन्होंने लिख दिया द चैंपियन इन यू। ये एक लाइन कितनी अट्रैक्ट कर रही है सामने वाले को कि भाई लगता है शायद मैंने ये शूज पहन लिए तो चैंपियन मैं ही हूं। टाइपोग्राफिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से खेला तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर। उसके बाद आगे ऊपर न्यू लिख दिया। न्यू का टैग हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों? न्यू के अपने मायने क्या है? नया। तो आप पुराने की तरफ जाते हैं या नए की तरफ हमेशा? देखो साइकोलॉजिकली यहाँ पे भी खेला गया हमारे साथ, कितने तेज होते हैं ये डिजाइनर्स, किस तरह खेलते हैं हमारे इमोशंस के साथ। तो यहाँ पे एक न्यू का बटन रख दिया गया सिंबल बनाकर, नीचे आपका जो है वो आपका पूरा कंटेंट ऐड कर दिया गया, तस्वीर को लगा दिया गया, उसके नीचे सम सैंपल कॉपी गोज हेयर। मतलब यहाँ पे जो थोड़ी बहुत डिटेल्स थी वो अगर यहाँ लिख सकता था तो लिख देते, अदरवाइज यहाँ पे मैंने लिखी नहीं, मतलब जगह छोड़ दी थी कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स थी इसके बारे में तो हमने वो लिख दी, या हमने अपनी वेबसाइट या व्हाट्सएप या कोई भी डिजिटल कोई कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे अवेलेबल कर दिया। तो ये एक बेसिक कैंपेन तैयार हो गई, कौन सी?
लॉन्च की। ये सिर्फ मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि बेसिकली मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है। आगे चलते हैं। अवेयरनेस कैंपेन, आप अपने ब्रांड के हिसाब से अवेयर करना चाहते हैं लोगों को। देखो जब तक आप किसी चीज को किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे सामने वाले पर, तो वो उस चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा देता तो शायद आप वैसे नहीं पढ़ रहे होते जैसे कि अब कैनवा स्टार्ट होने पे आप ध्यान दे रहे होंगे एक एक चीज पे। उसकी वजह यही है कि मैं आपको इसके बारे में अवेयर कर चुका हूँ। तो इस शू के बारे में ही मुझे पहले आप सबको अवेयर करना था कि भाई मेरे शू के अंदर तो ये भी है, मेरे शू के अंदर तो ये भी है, उसके अंदर तो ये भी है, उसके अंदर तो ये भी है। तो करना क्या है आखिर में, यही वाला लेना है। तो अब ये करने के लिए ये देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए बुलेट्स में। दिस इज अ सैंपल फीचर, मतलब यहाँ पे मैंने सोल के बारे में कुछ लिख दिया, यहाँ पे मैंने जो है वो इसके ऊपर के स्टफ के बारे में कुछ लिख दिया, ऊपर मैंने लेसेस के बारे में लिख दिया, ऊपर क्वालिटी इज आवर मोटो, जो ब्रांड्स यूज करते हैं अक्सर इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें, वहां मैंने एक ऐसी बात डाल दी लेकिन क्वालिटी भी रखी। क्वालिटी रखने से ही मेरा काम आगे बढ़ेगा। एक चीप शूज बना के मैं बेच दूंगा, वो बंदा क्या बोलेगा कि यार ये तो घटिया चीज थी, क्या वो अगले को रेफर करेगा कभी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से आपको अपनी ब्रांडिंग के साथ साथ, अपनी एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ, ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ प्रोडक्ट पे भी फोकस करना है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। बेसिकली यही आपको रिप्रेजेंट करेगा आगे हर जगह। आगे जी, तो ये एक सिंपल सी कैंपेन थी अवेयरनेस के हवाले से। तो होप कि आपको ये तीनों कैंपेन्स बनाना समझ आ गई होंगी। अब अगर मैं आपको कोई टॉपिक देता हूं कि भाई इस पे कैंपेन बना के दिखा दें छोटी सी, तो हो जाएगा? सही है, आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये वाली खत्म हो गई, अब जो है वो अगली वाली प्ले करते हैं। ठीक है जी, व्हाट इज टाइपोग्राफी? बड़ी बेहतरीन चीज है और बड़े काम की भी है, ना सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में बल्कि आपके इस आईटी के कोर्स में तो ये बड़े काम की चीज है। एमएस वर्ड के अंदर तकरीबन टाइपोग्राफी सीखने को मिलेगी, एक्सेल के अंदर भी आपको तकरीबन डेटा के साथ अच्छे फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि विजुअल डेटा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा उसके अंदर अक्सर। तो जितना अच्छा डेटा उतना अच्छी अट्रैक्शन आपके के लिए बनेगी। ठीक है, आगे व्हाट इज टाइपोग्राफी विद डेफिनेशंस एंड फर्दर डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं जी। डेफिनेशन ऑफ टाइपोग्राफी, typography is the art and technique of arranging type contents to make written language legible and readable for appealing when displayed. टाइपोग्राफी बेसिकली एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके टाइप कंटेंट को अरेंज करवा के आपके यूजर के सामने अट्रैक्शन दिलवाने की काम आ रही है। ठीक है, बेसिकली आम अल्फाज में। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ टाइप कंटेंट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग typefaces, point sizes, line lengths, line spacing and letter spacing। जो आपकी ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं, इनके अंदर ये वाले जो मैंने अभी फैक्टर्स बताएं ये टाइपोग्राफिकल इन्वॉल्व करते हैं। जब ये सारी चीजें इन्वॉल्व कर रही हैं टाइपोग्राफी मिलके बनेगी इससे। ठीक है, आगे द टर्म टाइपोग्राफी इज आल्सो अप्लाइड टू द स्टाइल, अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द लेटर्स, नंबर एंड सिंबल्स क्रिएटेड बाय द डिजाइनर। टाइपोग्राफी आपके पास किन किन चीजों पे अप्लाई हो रही है क्लास? यहां पर नंबर्स पे, ऑब्वियसली अल्फाबेट्स टाइपिंग पे और सिंबल्स पे। इन तीन चार चीजों पे आपके पास टाइपोग्राफी अप्लाई होती है। तो जिस जिस तरह आप टाइपोग्राफी को अप्लाई करते रहेंगे, हायरार्की का भी एक कॉन्सेप्ट यहां पे पूरा होता रहेगा और जितनी अच्छी आपकी टाइपोग्राफी उतना अच्छा आपका कंटेंट प्रमोट होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट एसओपीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टाइपोग्राफी। देखो हर टर्म के अंदर अभी तक हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं, सारी टर्म्स को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ प्रिंसिपल सामने आते हैं। जब तक हम प्रिंसिपल्स पे बात नहीं करेंगे या सिर्फ उस टर्म को पढ़ के छोड़ देंगे तो भी वो टर्म अधूरी है, हम उस पर काम तो नहीं कर सकते। तो अभी तक कोई ऐसे प्रिंसिपल्स तो नहीं आए ना जिन्होंने आपको डरा दिया हो, सब इजी आए। कलर स्कीम के अंदर कौन से तीन प्रिंसिपल्स आते थे हमारे पास? मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री। मुश्किल लगे? देखो एक ही दिन के अंदर माशाल्लाह याद हो गए।
और अब जब मैं बताऊंगा तो आप मुझे बता भी देंगे कि सर कॉम्प्लीमेंट्री में ये होता है, एनालॉगस में ये होता है, और एक और कौन सा बचा है मोनोक्रोमेटिक, उसमें क्या होता है वो भी आप मुझे बता देंगे। ठीक है, तो इतनी आसान टर्म्स है और ये आखिरी प्रेजेंटेशन है, इसके बाद कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। इसके बाद मैं डायरेक्ट कैनवा पे आऊंगा 3:30 बजे तक या 3:20 तक मैंने कैनवा समझाना है। उसके बाद मैं काम दे के आप लोगों के पास गैदरिंग के लिए आ जाऊंगा, फिर आप काम करते रहेंगे, मैं आपको समझाता रहूंगा, आप काम करते रहेंगे, मैं समझाता रहूंगा, फिर ये होगा। ठीक है, अच्छा, सम इंपॉर्टेंट एसओपीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टाइपोग्राफी, आगे चलते हैं। नंबर 1 सेरिफ, इंपॉर्टेंट एसओपीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टाइपोग्राफी, यही है बस, नहीं डायसेक्ट नहीं हो रही, इतनी है पिक्चर, इतनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है जनाब सेरिफ एंड सैंड सेरिफ फॉन्ट्स। नाम सुना था कभी इसका? क्या होता है ये फॉन्ट, क्या होता है? स्टाइलिंग किसकी? राइटिंग की स्टाइलिंग बेसिकली कॉल्ड क्या? फॉन्ट्स। अल्फाबेट पे लगा हुआ स्टाइल बेसिकली फॉन्ट कहलाता है। ठीक है, अब फॉन्ट के अंदर दो मेजर किस्में आती हैं। The first one is serif and the second one is sans serif. Sans serif और serif font क्या होते हैं आगे विजुअल एग्जांपल्स में पढ़ेंगे और इसको देखेंगे बाकायदा कि हमें कौन सा फॉन्ट यूज करना है कहां पर। आगे चलते हैं। नंबर 2 लीडिंग। जनाबे वाला एक और टर्म हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एसओपीज टाइपोग्राफी के अंदर आ रही है जो कि कहलाती है लीडिंग। अभी लीडिंग क्या होती है हमने आगे इसको एग्जाम्पल प्लस इसके विजुअल एग्जाम्पल के साथ कवर करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 कर्निंग। पहली चीज थी हमारे पास सेरिफ सैंड सेरिफ फॉन्ट, उसके बाद आया लीडिंग, नंबर 3 पे हमारे पास आया कर्निंग। अभी सिर्फ इनको पढ़ के इनकी प्रोनाउंसिएशन को याद करो, ठीक से बिठाओ जहन में कि लीडिंग है, कर्निंग है, सैंड सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट्स हैं। अब ये क्या होते हैं ये आगे पढ़ेंगे, अभी से बता दूंगा, वहां तक पहुंचते हुए फिर निकल जाएगा, तो वही बताऊंगा फिर। आगे चलते हैं। नंबर 4 लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग बड़ी इजी सी टर्म है, देख के ये अंदाजा हो रहा है कि लाइन के दरमियान स्पेसिंग के बारे में बात हो रही है। आगे मजीद चलते हैं। लेटर स्पेसिंग एंड ट्रैकिंग। लेटर्स के दरमियान, अल्फाबेट्स के दरमियान, वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें मिल सकता है, देखेंगे आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 6 लाइन विड्थ। किसी भी लाइन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यहां से ये चीज मैटर करेगी इस पॉइंट के अंदर। नंबर 7 हायरार्की। ये आपको पता है हायरार्की क्या होती है, लेकिन यहाँ कितनी टर्म्स रखी गई है हायरार्की की? उधर 7 प्रिंसिपल्स से यहाँ पे कितने? 3। कौन कौन से? साइज, कलर और अलाइनमेंट। बस इन 3 चीजों के बाद यहाँ पे कोई चौथी चीज नहीं मांग रहा टाइपोग्राफी। ठीक है, तो ये 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मिलके आप टाइपोग्राफिकल एक अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएंगे, इन 7 को उसके अंदर इन्वॉल्व करने के बाद। अब बढ़ते हैं आगे। विजुअल एग्जांपल ऑफ सेरिफ एंड सैंड सेरिफ फॉन्ट। क्लास जो भी फॉन्ट आपके पास यहाँ नीचे इस तरीके से डंडी बना के आते हैं, ये वाली, वो सारे क्या कहलाते हैं? सेरिफ फॉन्ट। जिनके नीचे आपके पास डंडियां मिलती हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, वो सारे के सारे फॉन्ट्स क्या हैं? सेरिफ। और जो सिंपल फॉन्ट्स हैं हमारे पास जिनके आगे पीछे कोई डंडी शंडी नहीं है, वो सारे कौन से फॉन्ट्स हैं? सैंड सेरिफ फॉन्ट हैं। अब सेरिफ फॉन्ट और सैंड सेरिफ फॉन्ट समझ आई? मुश्किल टर्म थी या इजी थी? तो बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग भी ऐसे ही इजी हो जाएगी जबकि सारी थ्योरी आपको आती होगी। आगे चलते हैं जी। सेरिफ और सैंड सेरिफ के बाद अगली हमारे पास विजुअल एग्जांपल आ रही है लीडिंग। अब लीडिंग क्या होती है? बेसिकली आपके लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वही बेसिकली लीडिंग भी कहलाती है, लीडिंग और लाइन स्पेसिंग। अब देखो पहली वाली एग्जांपल के अंदर हमारे पास लाइन के दरमियान कितनी ज्यादा स्पेस है, क्या इसको पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्शन होगी या नहीं? और नंबर 2 पे अगर हमारे पास उस तरफ देखा जाए तो यहां पे जो लाइन स्पेसिंग का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्शन होगी? दोनों को नहीं होगी। तो फिर दोनों में से सही कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। कौन कौन कह रहे हैं?
फर्स्ट वाला है, ठीक है। सेकंड वाला कौन कौन कह रहा है? सेकंड के लिए 6-7 हाथ ही खड़े हुए हैं, बाकी तमाम न्यूट्रल्स हैं। फर्स्ट के लिए भी बहुत कम हाथ खड़े हुए थे, या लेकिन सेकंड से ज्यादा थे। तो बेसिकली देखो यहां पे हमारे पास पढ़ने में किस में आसानी हो रही है? फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को? अगर मैं इससे कहूं कि बताओ किसके पढ़ने में आसानी हो रही, तो इसका जवाब क्या है? सेकंड। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑप्टिकल इल्यूजन इज लेस देन यू। आपकी ज्यादा है, इनकी कम है, इनकी कम है, उनकी बहुत ज्यादा है, वजह डिस्टेंस आ रहा है। तो उनका फोकल पॉइंट अलग बात शेयर कर रहे हैं मुझसे, इनका फोकल पॉइंट मुझसे अलग बात शेयर कर रहा है। तो अब देखो एक और तजाद बीच में आ गया। लीडिंग और लाइन स्पेसिंग, दोनों में से कौन सा सही है? तो बेसिकली इसका ये जवाब है कि आपको हमेशा अपने कंटेंट के अंदर इतनी ही लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करना है जितनी आप खुद इजीली पढ़ सकें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। कोई लाइन आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई नजर आती है, एक लाइन के बाद पढ़ते हुए आप दूसरी को अनकॉन्शियस में छोड़ के तीसरी पे आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि दूसरी छूट गई। उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है टाइपोग्राफिकली, कि लाइंस आपस में बहुत ज्यादा चिपकी पड़ी हैं। अब आप लाइंस में इतना फासला रखेंगे कि वो आपस में अलग अलग जुदा जुदा नजर आए। तो दूसरी जो एग्जांपल है हमारे पास बेसिकली ये करेक्शन में आती है, इसके दरमियान एक सर्टेन फासला भी मौजूद है और यहां पे ऐसे लग भी नहीं रहा कि कोई पैराग्राफ आपस में चेंज हो रहा है। बाकी पहले वाली में देखो 3 लाइनों के बाद ऐसा लगता है कि पैराग्राफ चेंज हो चुका है। समझ आई ना? तो ये बेसिकली हमारे पास जो विजुअल एग्जांपल थी वो थी लीडिंग की या फिर लाइन स्पेसिंग की। तो लाइन स्पेसिंग और लीडिंग दोनों कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं। कर्निंग। कर्निंग क्या चीज होती है भाई? आपके अल्फाबेट्स के दरमियान, किसी वर्ड के अल्फाबेट्स के दरमियान जो सर्टेन फासला होना चाहिए, अगर आप वो नहीं रखते या उसको रखते हैं तो बेसिकली यही दो चीजें कर्निंग के जुमरे में आती हैं। ठीक है, यही दो चीजें कर्निंग की टर्मिनोलॉजी कर्निंग की टर्म से जो है वो रिलेट करती हैं। तो यहां पे हमारे पास पहली एग्जांपल के अंदर कर्निंग बताई गई है, दूसरी एग्जांपल के अंदर कर्निंग के इसके अंदर क्या मसाइल थे इनको हाईलाइट किया गया है और नीचे क्या अब सही हो चुका है ये बताया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, तो यहां पे देखें आर और वाई दोनों के दरमियान कितना कम फासला था। दूर से देखने पे ऐसा लगता था कि ये आर वाई का ही हिस्सा है। ठीक है, और इसके मजीद आगे एच और आई के दरमियान कितना ज्यादा फासला था, ऐसे लगता था कोई नया हमारे पास वर्ड यहां पे शुरू हो रहा है। मजीद आगे यहां पे वाई और टी ये भी इसी तरीके से चिपके चिपके नजर आ रहे थे। तो यहां पे इनके अंदर ये जो टाइपोग्राफिकल एरर था, हालांकि ये है तो बहुत छोटा सा एरर, लेकिन पढ़ने वाले के लिए बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट करता है। तो इसको टाइपोग्राफिकली करेक्ट करने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट हमारे सामने आता है किस चीज का, कर्निंग का, वो यहां पे नजर आ रहा है। VEVERY, वाई और टी के दरमियान स्पेसिंग देखो, ऊपर देख लो समझ आ जाएगी बात। टी और एच के दरमियान देखो, ऊपर देखो समझ आ जाएगी। एच और आई के दरमियान अब यहाँ पे देखो कितना फासला था, यहाँ देखो कितना है, समझ आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कर्निंग की एक एग्जांपल बन गई हमारे पास। लड़कों समझ आया? लड़कियों आपको भी आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। विजुअल एग्जांपल ऑफ लेटर स्पेसिंग और ट्रैकिंग। लेटर स्पेसिंग और ट्रैकिंग, लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग जो है वही बेसिकली ट्रैकिंग भी कहलाती है और लेटर स्पेसिंग भी कहलाती है। ठीक है, तो आपको अपने हर लेटर के अंदर इतनी ज्यादा स्पेस नहीं रखनी कि विजुअल में यूजर को ऐसा लगे कि यार ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक वर्ड पूरा एक ही कंट्रास्ट के साथ, एक ही कॉन्टेक्स्ट के साथ, एक ही कर्निंग और ट्रैकिंग के साथ, सॉरी एक ही स्पेसिंग और कर्निंग के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी, ऊपर देखें और नीचे देख लें, आपको आगाही समझ आ जाएगी इसके हवाले से। आगे मजीद विजुअल एग्जांपल ऑफ लाइन विथ। लाइन की विथ कितनी होनी चाहिए? अभी आप गौर से इस पूरे के पूरे सिनेरियो को चेक कर लें, कितनी बड़ी लाइन लिखी हुई है। इस पूरी लाइन को पढ़ने में शायद आपको मुश्किल ना हो, लेकिन इसी तरीके के दूसरे या तीसरे पैराग्राफ पे आप थक जाएंगे, क्योंकि इसके लाइन के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनकी विथ बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। तो अब बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अब हम आगे आते हैं और लाइन विथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
लाइन विड्थ जो है बेसिकली नीचे देखो ग्रीन कलर की एक लाइन लिखी हुई है, अ गुड लेंथ इज बिटवीन 50 to 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग। एक अगर आप पूरा पैराग्राफ टाइप करते हैं अपने किसी पोस्टर या बैनर या फ्लायर या ब्रोशर के अंदर, तो बेसिकली आपके पास जो आप लिखना चाह रहे हैं पूरी की पूरी एक थ्योरी, ये पूरी की पूरी कहानी, उसके अंदर आपके पास जो है आपके कैरेक्टर्स में सिर्फ एक लाइन के कैरेक्टर्स में कितने कैरेक्टर्स यूज करेंगे आप? मैक्सिमम 50 to 70। 70 से एक्सीड मत कीजिएगा, 50 से कम मत रखिएगा, ये फिर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब वो पैराग्राफ देखें और इसको देखें, जरा खुला खुला महसूस हो रहा है ना, अब इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम सीन होता है भाई लाइन विड्थ के कॉन्सेप्ट के अंदर। मजीद आगे चलते हैं, हायरार्की, विजुअल एग्जांपल ऑफ हायरार्की बाय साइज। अब देखो सबसे ऊपर आ रहा है साइज, मेन हेडिंग 300% पे रखी गई है, ठीक है, बॉडी टेक्स्ट के हिसाब से। उसके बाद जी सब हेडिंग आ रही है हमारे पास, सब हेडिंग को 150 यानी उससे आधा रखा गया है, ठीक है, बॉडी टेक्स्ट के हिसाब से। और उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट आ रहा है उसको बॉडी टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट पे रखा गया है, ठीक है। तो इस जो नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट था हमारा उससे 300 गुना ज्यादा बड़ी क्या थी? हमारी ओरिजिनल हेडिंग थी। उससे 150 गुना कम क्या थी? हमारी सब हेडिंग थी। तो इस तरीके से सबसे पहली अट्रैक्शन कहां गई? हायरार्की के अंदर मेन हेडिंग पे गई, क्योंकि साइज में बड़ी थी, बिग स्केल की बात की थी, कलर की बात की थी। कोई अलग कलर दे दूं तो और ज्यादा अट्रैक्शन आएगी। तो ये तमाम चीजें, अलाइनमेंट अच्छी रखूं तो और ज्यादा अट्रैक्शन आएगी। तो यही हायरार्की के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, विजुअल एग्जांपल ऑफ हायरार्की बाय कलर। अब कलर की बात करते हैं, पहले साइज की बात की थी। कलर देखें, एक हमारे मेरा कौन सा हाथ बनेगा? ये राइट हाथ और ये लेफ्ट हाथ आपका, ये वाला आपका कौन सा है? लेफ्ट साइड पे एग्जांपल देखें और राइट साइड पे देखें, दोनों में से ज्यादा पढ़ने में इजी और आसान कौन सी लगती है? क्यों? वो ब्राइट व्हाइट स्पेस पे ब्लैक फॉन्ट यूज किया गया है। तो हमें ये चीज तो हमने पढ़ी थी कि व्हाइट स्पेस, नेगेटिव स्पेस पे हमें हमेशा हर चीज क्लियरली ऑब्जेक्ट नजर आता है। अगर वो डार्कर हो तो फिर तो और भी अच्छे से नजर आएगा, लाइटर हो थोड़ा इशू बनेगा, लेकिन डार्कर शेड तो और भी अच्छे से नजर आते हैं व्हाइट स्पेस पे, नेगेटिव स्पेस पे। तो यहां से हमें दूसरी वाली जो सिनारियो थी उसको पढ़ने में ज्यादा आसानी हुई एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो देखें कलर कॉम्पोजिशन हायरार्की के अंदर टाइपोग्राफी में कितना मैटर करेगा। तो ये उसकी एक सम ऑफ द विजुअल एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, विजुअल एग्जांपल ऑफ हायरार्की बाय अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर देखिए जनाबे वाला क्या सीन होगा आपके पास कि यहां पर आपने आपके उल्टे हाथ वाली पहली एग्जाम्पल के अंदर और इस तरफ की दूसरी एग्जाम्पल के अंदर दो अलग अलग मुख्तलिफ आप पैराग्राफ्स का यूज होते हुए देख रहे हैं। एक पैराग्राफ को सेंट्रली अलाइन कर दिया गया है और दूसरे वाले को आपके पास आपके लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइन किया गया है, क्योंकि यहां से अलाइनमेंट स्टार्ट हो रही है, यहां पर थ्रू नहीं होती। अगर यहां पे भी आके सारी लाइंस इसी तरीके से थ्रू हो जाती हैं तो वो होता है जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट या जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। और ये जो इस तरफ हमारे पास है, ठीक है, यानी कि उस तरफ का, उसके अंदर तमाम लाइंस बीच से स्टार्ट हो रही हैं और बीच में ही खत्म हो जाती हैं, तो ये सेंट्रलाइज अलाइनमेंट कहलाती है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि यार सारी लाइनें यहां से नहीं बच्चे बल्कि यहां से एक जैसी हो और यहां से आगे पीछे इस तरीके से हो जाए, तो ये जो अलाइनमेंट कहलाएगी बेसिकली ये होगी हमारे पास साइड कौन सी बन रही है? राइट साइड अलाइनमेंट, ठीक है। तो कौन सी चार अलाइनमेंट्स आती है हमारे पास? लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंट्रल, जस्टिफाई, चार अलाइनमेंट्स के ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको भी इन चार जगहों पे अपने टेक्स्ट को अलाइन करके रखना है, ठीक है, समझ गए। तो अलाइनमेंट यहाँ पे दोनों में से जिसकी ज्यादा बेहतरीन लग रही है बेसिकली आप उसी को रेफर करेंगे पढ़ना। तो यहाँ पे दूसरी वाली जो अलाइनमेंट है यहाँ देख लेंगे, इसके ऊपर ग्रीन टिक लगा हुआ है। सो ये एक विजुअल एग्जाम्पल है एक खराब टाइपोग्राफिकल हायरार्की अलाइनमेंट की और एक गुड टाइपोग्राफिकल हायरार्की अलाइनमेंट की। ये चीज समझ आई बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, बस खत्म। तो यहाँ आपकी जो टाइपोग्राफी की तमाम थ्योरी थी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बेसिक्स, वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। और अब जो है मैं कैनवा पे आऊँगा थोड़ी देर में, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का थोड़ा सा पॉज होगा, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई जानना चाह रहा है पानी वगैरह के लिए तो जा सकते हैं।